कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग एनर्जी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की एनर्जीज दे रखी है, हमें उनकी वेवलेंथ निकालनी है। तो इससे पहले हमें इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट समझना है। देखो, आपको पता होगा कि कैसे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल गिवन है यहाँ पे, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं या नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं या फिर अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक टेबल देता हूँ। वो टेबल आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो आप उस टेबल को। देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं रिजीम, यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टिकल की स्पीड। देखो, अगर आपके पास किसी भी पार्टिकल की, लेट से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मच लेस देन होती है m0c², उसकी रेस्ट मास एनर्जी से। बेसिकली हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी को कंपेयर करते हैं। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी से कम होती है, वो पार्टिकल किस रिजीम में फॉल करता है, नॉन रिलेटिविस्टिक रिजीम में। एंड उस केस में जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो c से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके कंपेरेबल है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल है। पार्टिकल हमारे पास कैसा होता है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है। एंड जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है वो किस में होती है, फ्रैक्शंस ऑफ सी में होती है, मतलब सी के कुछ फ्रैक्शन हो उसमें। ठीक, एंड अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की उसकी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा हो, हमारे पास रिजीम क्या हो जाती है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक रिजीम। एंड उस केस में पार्टिकल की जो स्पीड है ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम कंपेयर करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है कि हमें अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये डेटा हम यूज़ कर लेंगे इंटरनेट से कि हमारे पास जो रेस्ट मास होता है किसका, अल्फा पार्टिकल का, वो कितना होता है, 4 GeV होता है। एंड जो रेस्ट मास होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 0.511 MeV/c²। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दो एनर्जीज गिवन है, 10 EV एंड 4 MeV। तो देखो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमें गिवन है 10 EV, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 4 MeV, एंड थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, एक और पार्ट गिवन हमें 10 MeV। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो, कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास है वो कितना है, 4 GeV। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 EV, पहले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। ठीक है, पहले अगर इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी 10 EV ले लें तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी GeVs में है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, मच लेस है। तो कौन सा केस हुआ, फर्स्ट। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन किसके, हाँ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। अगर 10 EV हमारे पास एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से काफ़ी कम है, तो हमारे पास क्या होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। अगर 4 MeV होगा, देखो MeV होता है 10⁶, GeV होता है 10⁹, अभी भी बहुत कम है। तो अभी भी हमारे पास कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। एंड यहाँ पे भी MeVs में है तो नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.511 MeV/c² है। ठीक है,
अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 eV हो तो अगेन ये भी कैसा होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक बिहेव करेगा। MeV यहाँ पे कंपेरेबल है, तो कौन सा केस होगा, देखो सेकंड केस, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल है, तो रिलेटिविस्टिक होगा, ठीक है। एंड थर्ड केस में भी यहाँ पे भी MeV है एंड रेस्ट मास एनर्जी भी MeV के ऑर्डर की है, तो रिलेटिविस्टिक होगा। अब ये जो हमने लिखा है इसका यूज कहाँ पे होगा, देखो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की वो डिफरेंट होती है। देखो वेवलेंथ का जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, H/P, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है वेवलेंथ ऑफ एन एनी पार्टिकल। अब P हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, P हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए डिफरेंट होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है, P is simply equals to root 2 times mk। यहाँ पे अगर हम रेस्ट मास m0 ले रहे हैं तो m0k। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए P कितना होता है, या फिर आप इसको इससे पहले भी आप क्या करिए एक बार, यहाँ पे सिंपली लिखिए mv होता है बेसिकली। अगर मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ तो mv होता है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे अगर आप P इज टू mv एंड यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कितना होता है, गामा टाइम्स mv। तो अगर इसको आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे तो P हो जाएगा √2 टाइम्स m रेस्ट मास m0 एंड k। यहाँ पे आप गामा की वैल्यू पुट करोगे एंड इसको अगर आप k की टर्म्स में लिखोगे तो कितना हो जाता है, P इज सिंपली इक्वल्स टू √k² प्लस 2k m0c², ठीक है। तो आप यहाँ पे P की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। तो वेवलेंथ ऑफ एन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज सिंपली H/√2 times m0k and wavelength of a non-relativistic particle is hc upon, यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, सॉरी ये pc की वैल्यू होती है, यहाँ पे pc की वैल्यू ये होती है, सो ये आएगा hc अपॉन √k टाइम्स k प्लस 2m0c²। तो देखो रेस्ट मास एनर्जीज आपको पता है अल्फा पार्टिकल की एंड इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे मैंने लिख दी है। आपको क्या करना है, सिंपली पहले आइडेंटिफाई करना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है एंड सिंपली के की वैल्यूज, ये आपको के की वैल्यूज गिवन है काइनेटिक एनर्जी, सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। या सो ये भी रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235 वाज प्रेजेंट इन अ रॉक formed this years ago, given that the present proportion of uranium 235 to uranium 238 is, यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 1:140 गिवन है, ये जो आपको रेशियो गिवन है ये 1:140 गिवन है, ठीक है। सो दिस ईयर्स एगो एक रॉक होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रोपोर्शन होगा यूरेनियम 235 एंड 238 का वो इतना था, ठीक है, नहीं प्रेजेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एंड हमें टाइम गिवन है कि इतने ईयर्स पहले हमें प्रोपोर्शन निकालना है यूरेनियम 235 का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी ना दो हाफ लाइफ्स इनकी गिवन होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि मिसिंग थी, तो वो भी हम इंटरनेट से एक बार यूज़ कर लेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235 और हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। एक बार मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। यूरेनियम 235 की होती है 7.04 इंटू 10⁻⁸ ईयर्स,
एंड यूरेनियम 238 की होती है 4.46 इंटू 10⁹ ईयर्स। सो अगर आपको इनकी हाफ लाइफ्स पता है तो इस रिलेशन का यूज़ करके लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन टी हाफ। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अगर आप यूरेनियम 235 के लिए लैम्डा कैलकुलेट करोगे इस फ्रैक्शन से, तो आपके पास आएगा 9.84 इंटू 10⁻⁻10 ईयर इनवर्स। एंड अगर आप 238 के लिए निकालोगे सो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻10 ईयर इनवर्स। सो अब हमारे पास लैम्डाज हैं दोनों के। अब हम अपनी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो हमें टी गिवन है, ठीक है। रिवर्स में चलते हैं एक बार कि इतने साल पहले, लेट से 3000 इंटू 10⁻6 ईयर्स एगो, हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट था यूरेनियम 235 और 238 का, वो कितना था। इनिशियल को मैं डिनोट करता हूँ N0 से, यूरेनियम 235, ठीक है, एंड N0 यूरेनियम 238, इनका इनिशियल प्रोपोर्शन था। आज का जो इनका इनिशियल प्रोपोर्शन है, मतलब टी ईयर्स बाद का, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है, n आफ्टर टाइम t ऑफ यूरेनियम 235। एंड यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3000 इंटू 10⁻6 ईयर्स। 3000 इंटू 10⁻6 ईयर्स। सो जो प्रेजेंट प्रोपोर्शन है, ये यहाँ पे जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है, ये डिनोट करता है कि प्रेजेंट में उनका फ्रैक्शन कितना है, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें ये वाली वैल्यू। ये हो गया उनका इनिशियल, कि जब वो रोक था तो उसमें उनका इनिशियल प्रोपोर्शन कितना था। एंड अगर इस इक्वेशन को मुझे कंप्लीट करना हो तो मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ऑफ किसका, यूरेनियम 235 इंटू टी, एंड इसमें भी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ऑफ यूरेनियम 238 इंटू टी, ठीक है। ये सिंपली वही वाली इक्वेशन लिखी है मैंने कि एट आफ्टर टाइम टी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज उसमें बचते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। सिंपली मैंने लैम्डा को थोड़ा और लैम्डा ऑफ यूरेनियम 235 लिख दिया, एंड यहाँ पे भी मैंने ये लगा दिया। तो देखो इस इक्वेशन में हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता है। ये प्रेजेंट फ्रैक्शन हमें पता है, ये पूरी वैल्यू हमें पता है। लैम्डा की वैल्यू हमने ऊपर लिख ली है दोनों की। टी हमें पता है 3000 इंटू 10⁻6 ईयर्स। तो हमारे पास उनका इनिशियल फ्रैक्शन कितना था वो आ जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखते हो, तो आपके पास जो ये फ्रैक्शन आता है, इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ये कितना आएगा, 1 या अप्रोक्सीमेटली 0.0858, ये इसकी वैल्यू आएगी, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 8.58%, ठीक है। मतलब कि अगर रॉक में यूरेनियम 235 की जो न्यूक्लियाइज थे वो 100% थे, तो यूरेनियम 235 के उसमें से कितने होंगे, उसका जस्ट 8.58%, ठीक है। ये तो हमें उसने इनिशियल हमने उसका फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, गिवन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235 वाज प्रेजेंट इन अ रॉक, प्रोपोर्शन पूछा, ठीक है उसने। तो देखो अगर रॉक के अंदर हमारे पास दोनों है, 235 भी है प्लस 238 भी है, हमें 235 का प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब कि लेट्स से 235 के मेरे पास x नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज मेरे पास
कितने होंगे x प्लस 238 के, तो लेट्स से x प्लस वाई, तो ये प्रोपोर्शन निकालना है मेरे को, ठीक है। ये कह लो फ्रैक्शन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 235 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। यूरेनियम 238। सो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, इस रेशियो की वैल्यू पता है हमें 235/238 की। तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। इससे डिवाइड करोगे, ये नीचे भी सेम फ्रैक्शन बन जाएगा। अब यहाँ से सिंपली इसकी जो वैल्यूज है कितनी आई थी 0.0858, यहाँ पे रख दो, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये 0.0783। तो इतना फ्रैक्शन था यूरेनियम 235 का जब वो रॉक इतने साल पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सो अभी दो क्वेश्चन बचे हैं ट्यूटोरियल शीट 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 को इसी में डिस्कस कर लेते हैं, वो छोटा क्वेश्चन है। ये भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बचेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, बीटा डीके दिया हुआ है, बीटा माइनस डीके ऑफ कार्बन 614। एक आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स। राइट द बीटा डीके इक्वेशन। ओके, इफ 4 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन कंटेन्स 20 disintegrations per minute, what will be its activity after 10,000 years? एक्टिविटी बेसिकली। सो देखो एक्टिविटी, जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके लो होता है, वैसे ही हमारे पास एक्टिविटी डिके लो होता है। एक्टिविटी डिके लो जो कि क्या होता है, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। सेम वैसा ही फॉर्मूला जैसा रेडियो एक्टिविटी का था, जस्ट उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी होती है बेसिकली, ठीक है। पहले हम बीटा माइनस डीके लिखते हैं इसका। तो देखो कार्बन का आइसोटोप है C614, हमें पता है कि बीटा माइनस डीके है, मतलब ये तो उसमें जरूर निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो कंजर्व कर देते हैं। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन बन जाएगा Nc714, एंड जहाँ पे E माइनस होता है बीटा माइनस डीके में, हमारे पास क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बीटा डीके हो गया। इसका हाफ लाइफ गिवन है, सो हाफ लाइफ गिवन है T हाफ 5730 ईयर्स, एंड हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल एक्टिविटी दी हुई है। देखो यहाँ पे यूनिट्स पर ध्यान दो, ये जो यूनिट्स है 20 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, ये किसकी यूनिट होती है, एक्टिविटी की। सो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ठीक है। सो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी विच इज 10,000 ईयर्स, T is equals to 10,000 ईयर्स। इनिशियल एक्टिविटी, तो इनिशियल एक्टिविटी मेरे पास 20 आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा। लैम्डा कितना होता है, मैंने बताया था ln2/t हाफ। टी हाफ हम ईयर्स में रखेंगे, 5730 मल्टीप्लाई बाई टी। टी कितना दिया हुआ है, 10,000। देखो यहाँ पे भी ईयर्स है, यहाँ पे भी ईयर्स है, तो ये यूनिट तो कैंसिल होगी। सो हमारे पास जो एक्टिविटी आएगी वो मिनट्स में आएगी, जिसकी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। जब आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को,
सो हमारे पास आएगा 6 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक्टिविटी आफ्टर 10,000 ईयर्स हमारे पास कितनी आएगी, 6 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं यार। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है स्कैटरिंग से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड हमारे पास ट्यूटोरियल 1 हमारा पूरा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर देना याद से। ठीक है, थैंक यू।